हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 22 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर को। और आज के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप फर्स्ट पेज पे, है ना। इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स ऑन टू यूके। बहुत ये मामला उठा है अभी रिसेंटली, खास करके जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है ना, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, इन्होंने ये कहा है। और खास करके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है और ये कहा है कि भाई कि कोविशील्ड तो आपकी ही वैक्सीन है, आपने ही लाइसेंस दिया और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब मामला, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं। तो इसमें यह मामला है कि ब्रिटिश कंट्री के अंदर यानी यूके के अंदर कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कल के पेपर में हम लोगों ने देखा था कि 97 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको वैक्सीन मैत्री के तहत भारत के अंदर, भारत से इन सारी वैक्सीन को क्या है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन का मामला है जो कि यूके के अंदर ही हमें क्या किया गया है, लाइसेंस दिया गया, जिसको इंडिया के अंदर आधार पूना वाला जो है यानी सीरम इंस्टीट्यूट इसे प्रोडक्शन कर रहा है। और इसी वैक्सीन को यूके के अंदर जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसे 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया गया है यहीं पर। तो ये मुद्दा है यहां पर। ठीक है। दूसरा पार्ट यहां पे पेपर में कवर किया गया है फ्रंट पेज में ही कि प्रोसेस टू इंडक्ट वुमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022 गवर्नमेंट। अब यहां पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2022 तक अब विमेन भी एग्जाम कंडक्ट कर सकती हैं, एग्जाम दे सकती हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, है ना। अब ये क्या प्रोसीजर है इसको हम थोड़ा सा आने वाली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे ऑकस को लेकर के कहा गया है कि हम इसको लेकर के वहां पे बातें रखेंगे, जैसा कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी जा रहे हैं भाई यूएस के अंदर, और इसमें मैक्रोन को लेकर के बात की गई है। इमैनुअल मैक्रोन को, जिस तरीके का मामला ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में चल रहा है, यूएस को लेकर के चल रहा है, तो यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के बात की गई। लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन, ट्यूसडे के दिन, अमित शाह होम मिनिस्टर एंड दो स्टेट के सीएम यानी असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा एंड नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने एक ग्रुप से बात की है, टॉप किया है। कौन सा ग्रुप है जिसको हम बात कर रहे हैं? NSCNIM। यहां पर NSCMI क्या है, IM क्या है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। ये मुद्दा एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे इंसर्जेंसीज हमें इस स्टेट के अंदर देखने को मिले, खास करके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में तो काफी ज्यादा हमें ये वाला मुद्दा देखने को मिला है। ठीक है, चाहे वो असम हो, चाहे वो ब्रू पैक्ट हो, ब्रू एग्रीमेंट हो, ब्रू ट्राइब्स को लेकर के एग्रीमेंट हुआ हो, क्योंकि सरकार के बहुत सारे एजेंडे हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट को लेकर के, और इसको लेकर के काम भी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। अगला फिर वही कल के पार्ट को यहां पे फिर से मेंशन किया गया है, सीज फायर अलोंग एलओसी एक्सेप्टेड टू दी होल्ड, है ना। जिस तरीके के हालात हमने लास्ट 4-5 महीने में देखे हैं कि बिल्कुल जीरो तरीके का वायलेंस हमें एलओसी के अंदर देखने को मिला है ना। तो कल भी हमने इस पार्ट को कवर अप किया था, आज भी इसी मुद्दे को दिया है। इसमें यह बताया गया है कि भाई कि अब बॉर्डर पे हैं, फिर से हमें रिक्रूटमेंट होते हुए दिख रहे हैं टेरर ग्रुप के तहत। यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि ये ज्यादा दिन का शांति नहीं है, हो सकता है आगे चल करके हमें फिर से वायलेंस, सीज फायर वायलेंस हमें देखने को मिले। ये बातों को यहाँ पे रखा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज पर, के कस्तूरी रंगन टू लीड सिलेबस पैनल, है ना। अब ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन ये बोल रही है कि अभी आप लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा
तीसरी नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट बनाया गया है और वो इंप्लीमेंट होने वाली है 2022-23 में। न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जिसके सिलेबस या उसके टेक्स्ट बुक को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि उसके ड्राफ्ट को बनाया जाएगा, है ना। सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजों को 12 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगे के कस्तूरी रंगन, है ना। इसरो के एक्स चेयरपर्सन है के कस्तूरी रंगन, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2018 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के पूरी ड्राफ्टिंग बनाई थी और जिसको 2020 में गवर्नमेंट ने फाइनली पास कर दिया। क्लियर। इसी पेज पे अगला हम देख लेते हैं। वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी जी अगले एयर चीफ मार्शल होंगे। यहां पे इस न्यूज को कवर अप किया गया है ना। अभी राइट नाउ कौन है आप सभी को पता है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि 30 सितंबर तक भारत के एयर चीफ मार्शल रहेंगे। तो ये छोटा सा आर्टिकल इस पेज पे इन लोगों ने कवर किया है। वापस से पेज नंबर 9 पे चलते हैं। तो नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड क्वाड, ये कहा है गवर्नमेंट ने कि भाई किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं है इन दोनों इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने वाले ग्रुप को लेकर के, क्योंकि क्वाड अलग है और ऑकस अलग है। ठीक है, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने यहां पे बताई है और ये पिछले 3-4 दिन से हम न्यूज़पेपर में कवर कर भी रहे हैं। आते हैं अब बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी फोरकास्ट को कम कर दिया है, जो कि आज से मई मंथ में 2021 में ये कहा था कि इंडिया की फोरकास्ट या जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 11%, जिसको अब माइनस कर दिया है कोविड पैंडेमिक को देखते हुए। ये सारी चीजों को अब एस्टिमेट करते हुए कहा है एडीबी ने कि अब इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट होगी, है ना, या जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो अब 10% रहेगी। यानी 1% का यहाँ पे डिडक्शन कर दिया है, उसे कम कर दिया है, ऐसा एडीबी ने बताया है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नहीं है उस पेज में। यहां पे फिर बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा था कि हमने एक कोल्ड वॉर देख चुके हैं, दो बड़ी इकोनॉमी या दो बड़ी पावर के बीच में, लेकिन अभी जो कोल्ड वॉर देखने को फिर से मिल रहा है, यानी कौन सी दो बड़ी इकोनॉमी के बीच में, यूएस एंड चाइना को लेकर के यहां पे बात की गई है कि इसे अवॉइड करिए और ग्रोथ की तरफ चलिए, है ना। वर्ल्ड इंप्रूवमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचिए, ये सारी बातें यहां पे। तो उसी चीज को बाइडेन ने यहां पे कहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एड्रेसिंग द 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये कहा है कि भाई कि हम उस चीज की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ईरान डील को लेकर के हम तो अब हमारे मामलों को सुधार रहे हैं, है ना। जो पिछली गवर्नमेंट ने गलतियां की हैं, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे, हम इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, ट्रेड रिलेशन को बताएंगे, नाटो की बात की है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन में अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर के काम करेंगे। ये जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये सारी बातें हुई। एडिटोरियल पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑकस को लेकर के फिर बातें की गई हैं। ऑकस क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या सिक्योर, चाइना के एजेंडे को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और फिर कल वाला जो पेपर में आया था एक्सपोर्ट, वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर के, तो यहाँ पे इस पेपर, इस आर्टिकल में बताया गया है सस्टेन एक्सपोर्ट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड की बात की गई है ना। वैक्सीन मैत्री को लेकर के बात की गई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के कहां कहां पर हमने कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया है, इस चीज को लेकर के कवर अप किया गया है। अगला देख लेते हैं, व्हाट काउंट इज द शेल्डम काउंटेड की बात की गई है। सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस को लेकर के डेटा को लेकर के यहां पे बात की गई है। इंडिया आर लूजिंग देयर द रिलेवेंस इन द डेवलपमेंट एजेंडा।
यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई कि जब तक हम सेंसस नहीं करेंगे, जब तक हमारे एक्सपेंसेस को हम कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और अगले आर्टिकल में ये बताया गया है कि कितना जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताई गई है, उन सारी चीजों को बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है एडिटोरियल पेज में। हम शुरू करते हैं हमारी स्लाइड को। नंबर वन, यहाँ पे बात की गई है, पहले पेज के आर्टिकल को लेकर के क्या मुद्दे रखे गए हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे नाराजगी जताई है या रेसिप्रोकल जो स्टेप लेने की बात की गई है कि भाई कि जिस तरीके के काम आप अपने देश में कर रहे हैं, है ना, कोविशील्ड को लेकर के मैंने आपसे ये बताया कि जिस तरीके से ब्रिटेन में एक पर्सन को जिसको कोविशील्ड लगाई गई है उसे 10 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम भी इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ये तो आप ही की वैक्सीन है, आप ही ने लाइसेंस दिया है भाई, वो तो बस मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं भाई, है ना। ये कल वाले पेज को फिर से मैंने कवर अप किया है, देख सकते हैं आप, वैक्सीन मैत्री को फिर से मैंने लेकर के आया हूं क्योंकि मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था वर्चुअली तरीके से कि वैक्सीन मैत्री के तहत हम उन कंट्रीज को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। हम हमारे देश की तो पूर्ति करेंगे ही करेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को वैक्सीनेटेड करेंगे, और इसको लेकर के प्रोग्राम भी बहुत तेजी से चल रहा है भारत में, और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है वैक्सीन को लेकर के। और ऐसी दो वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में हम देख रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड के ही बारे में ये कहा गया है कि जो द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन जो है, इसी ने ही लाइसेंस प्रोवाइड किया, अप्रूव्ड किया था कि भाई कि हाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे बताई गई अंडर द ब्रांड नेम कोविशील्ड, जिसको ही लेकर के ये क्या कह रहे हैं कि आपको कितने दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा, 10 डेज के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। क्या नाम है, कोड नेम क्या है इसका, AZD1222। और दूसरी वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक के द्वारा भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, वैक्सीन मैत्री क्या है, वैक्सीन मैत्री में यही चीज है कि हमने 97 कंट्रीज को अपनी वैक्सीन्स को हमने 95 कंट्रीज को हमने हमारी वैक्सीन्स को सप्लाई किया है। और उसमें वो डेटा कल हमने देखा था कि सबसे ज्यादा वैक्सीन्स हमने बांग्लादेश को सप्लाई की है, यूके को की है, मालदीव को की है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हमने अभी तक वैक्सीन्स सप्लाई करी। तो उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बात थी। तो कोविशील्ड आपसे हो सकता है, तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे वैसे तो मेंशन है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। ये कब स्टैब्लिश हुआ है, 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है जहां पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ठीक है, कोवैक्सीन को प्रिपेयर भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है, स्टैब्लिश 1996 में हुआ है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के वो रेसिप्रोकल स्टेप्स की बात की जा रही थी कि हम वहां पर ऐसे कुछ मुद्दे हम ला सकते हैं, ऐसे हम एक्शन ले सकते हैं यूके के अगेंस्ट में। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। आप लोगों को दिख रहा है, प्रोसेस टू इंडक्ट विमेन इनटू एनडीए बाय मई 2022, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है ना। इससे कुछ दिन पहले ये भी आर्टिकल आया था कि भाई कि अब वुमेन भी जल्द शामिल की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। क्या होता था कि विमेन को पहले इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी या फ्रीडम नहीं थी कि वो आर्मी के अंदर आगे की रैंक को लेकर के जा सके, है ना। 1992 में इसका कॉन्सेप्ट तो आ चुका था, लेकिन उसमें भी दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं। एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आप आ, आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 10 इयर्स का पहले तो प्रपोजल होता है कि 10 इयर्स के लिए आप सर्विस करेंगे,
उसके बाद में 4 ईयर आप आगे जॉब करना चाहते हैं या आगे उसमें एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 4 साल के लिए आप अपनी जॉब को एक्सटेंड कर सकते हैं डिफेंस के अंदर, लेकिन उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि भाई कि महिलाओं को भी अधिकार है आगे प्रमोट होने का, आगे तक जाने का, और वो 60 ईयर की एज तक आर्मी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जिसको कहा गया परमानेंट सर्विस कमीशन या पीसी बोला जाता है, परमानेंट कमीशन कहा जाता है। तो ये दो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, इसको लेकर के ऑर्डर पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट permanent commission PC to women officers in the army's non-combat support units on the par with the male के बराबर इनको दर्जा दिया जाए भाई, इनको भी पूरे अधिकार पूरे राइट्स दिए जाए। क्योंकि अभी तक आर्मी में ऐसा था कि कॉम्बैट जो भी प्रोग्राम थे, है ना, उनको फील्ड पर नहीं जाने दिया जाता था, उनको वो सारी प्रोसेस करने के लिए मना किया जाता था, उनको उनके लेवल के काम दिए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद ये सारे राइट्स उनको मिल गए। मैंने आपको क्या बताया कि विमेन्स को एंटर कब किया गया, तो 1992 में किया गया, लेकिन वो भी कौन से कमीशन के तहत, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनको पहले तो 10 ईयर्स के लिए और फिर उसके बाद एक्सटेंशन दिया जाएगा तो 4 ईयर्स, यानी टोटल 14 ईयर्स के लिए ही वो अपनी सेवाएं आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर दे सकती। लेकिन अब इस चीज को खत्म किया गया और उसमें कहा गया कि अब महिलाओं को परमानेंट कमीशन के तहत आगे की सेवाएं दे सकती हैं, जिसमें कहा गया कि वो 60 ईयर्स तक वो अपनी सारी सेवाएं देगी। क्लियर? ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बातें इसमें रखी गई। तो समझ में आ गया शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन, है ना? तो ये है। और एनडीए के अंदर अब मई 2022 में वो क्या कर सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, उस एग्जाम को दे सकती हैं। चलिए आगे के मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। यहां पे लिखा है असम चीफ मिनिस्टर एंड नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो एंड हिमंता विश्व शर्मा और हमारे होम मिनिस्टर अमित शर्मा, ये तीनों ने मिलकर के बातें की हैं। किस ग्रुप के साथ, तो एक इंसर्जेंट ग्रुप है नागालैंड के अंदर, उससे बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि भाई कि आपकी जो भी डिमांड है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, उसको लेकर के हम पीस को कायम करना चाहते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में हमें पीस कायम करना है आने वाले सालों के अंदर। 2022 में भारत सरकार का ये एजेंडा है कि हम सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, पूरे 7 सिस्टर्स के अंदर हम पीस कायम करें। इसकी वजह भी क्यों? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के, जिसके कहीं ना कहीं तार जुड़े होते हैं आपके 7 सिस्टर्स से। क्लियर? जैसे कलादान प्रोजेक्ट, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया को लेकर के ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बांग्लादेश म्यांमार को लेकर के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किससे हैं, ये वाले स्टेट से कनेक्ट है। तो हमें पहले तो इन एरियाज में पीस को मेंटेन करना पड़ेगा। यदि यहां पे ऐसे इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिलेंगी तो उससे, उसके साथ साथ हम इस तरीके के प्रोजेक्ट प्लान हम नहीं कंप्लीट कर सकते। तो पहले तो हमें इन ग्रुप्स को पीसफुली तरीके से इनके साथ में हमें एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, उनके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आने वाले ऐसे साउथ ईस्ट या लुक एट ईस्ट पॉलिसीज पर हम फोकस कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें एक ग्रुप से बात हुई है जिसको कहा गया है NSCNIM ग्रुप। ये क्या है इसको हम देखेंगे। यहां पे उसका फुल फॉर्म दिया गया है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और यहां पे IM का मतलब है इसाक मूवाई, है ना, मूविया। यहां पे इसको बोला जाता है इस ग्रुप को, क्योंकि ये कैसे अलग हुआ है वो हम बाद में इसकी हिस्ट्री को आने वाली स्लाइड में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे पीस को मेंटेन करने की बात की जा रही है, तो उसकी डिटेल को अब यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं।
ये कब से मामला शुरू हुआ है ना? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं नागास। नागास के अंदर भी लगभग कुछ 17-18 ट्राइब्स हैं जिनको इन्होंने इकट्ठा किया। 2.8 मिलियन की ये पॉपुलेशन है नागा। नागा ट्राइब्स, नागास जो हैं, इनकी संख्या है। और ये मुद्दा कब से शुरू हुआ और ये कब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट या ये इकट्ठे हुए, और यहाँ पर तरह तरह की हमें इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिली इनके ग्रुप के तहत, और काफी लोगों की जाने गई हैं। काफी सारा इन्होंने नुकसान किया है इस एरिया के अंदर। तो सबसे पहले तो मुद्दा उठता है कि भाई कि ऐसा किया क्यों, सब ये काम करने के पीछे वजह क्या है? तो आप ऐसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे एरियाज देखेंगे जो अपनी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं कि हमें तो अलग सा ही एरिया चाहिए, हमें या तो सेपरेट स्टेट या तो फिर सेपरेट कंट्री ही चाहिए, अलग सा ही हमें हमारा अस्तित्व चाहिए, जिसके लिए हमारा खुद का एक नेशनल फ्लैग हो, हमारा खुद का झंडा हो, और हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। ऐसी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। जैसे कि असम में आपने बोडोलैंड को लेकर के ऐसा मुद्दा देखा है। उसके अलावा ब्रू ट्राइब्स को लेकर के ऐसे मुद्दे आपने देखे हैं जो असम और सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में हमने देखे। उन्हीं में कहीं एक मुद्दा है नागास का। नागा ट्राइब ये कहती है कि हमारे लिए भी हमारे सेपरेट एरिया होने चाहिए, हमारा खुद का एक वजूद होना चाहिए, जिसको लेकर के ये आज से नहीं काफी पहले से ऐसे काम करते आ रहे हैं। इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं इनके ग्रुप के द्वारा, क्योंकि ये एक एक ग्रुप बन चुका है। ये इकट्ठे हो गए हैं कि भाई कि हमें इस तरीके की चीजें चाहिए। गवर्नमेंट से ये बातें करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में इनके कई बार एग्रीमेंट हुए और वो एग्रीमेंट टूटे भी। क्यों? क्योंकि कई पहलुओं पे इनकी बातें मानी गई, कई पहलुओं पे इनकी बातें नहीं मानी गई, तो ये एग्रीमेंट कैंसिल भी हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पे रखी गई। ये मुद्दा शुरू कब से हुआ वो हम देख लेते हैं। यहां पे ये मुद्दा नागा हिल बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881। ये पहला जो एरिया था ये कभी ना कभी 1881 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर या ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आता था, उसका एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में यहां पे बहुत सारे हमें एफर्ट लगते हुए देखे वहां की ट्राइब्स के द्वारा, और वो इकट्ठे हुए और उन्होंने नागा क्लब को बनाया। ठीक है, ये मुद्दे आज के नहीं है, मुद्दे काफी पुराने हैं, जड़ें बहुत पुरानी है। वो तो आज हम इन चीजों को खत्म कर रहे हैं उनके साथ में टॉक करके, पीस टॉक उनके लिए। आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे हम फंड को रिलीज कर रहे हैं, उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, उनके लिए हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, ताकि इनको किसी भी प्रकार की सरकार से असुविधा ना हो उनके एरियाज में। ठीक है, तो 1918 में एक क्लब क्रिएट किया गया नागा ट्राइब्स के द्वारा। मैंने आपको बताया कितनी, लगभग 17-18 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको मिलाकर के इस प्रकार के क्लब को क्रिएट किया गया। मैंने बताया आपको आज की डेट में कितनी पॉपुलेशन है, 2.8 मिलियन के आसपास में ये नागा ट्राइब्स, नागा पॉपुलेशन। वापस से मैं आपको बैक लेके चल रहा हूं, और उनका एरिया आप देख सकते हैं कि इनका एरिया कहां तक है। ये देखिए, नागालैंड तो एरिया आता ही आता है, साथ में आप देखेंगे असम का कुछ हिस्सा। असम की ये जो हिल है, यहाँ पे नागा हिल्स भी जो है देखने को मिलती हैं। कुछ हिस्सा तो कुछ पहले ही दे दिया गया था ये वाले हिस्से में, जो कि असम का पार्ट हुआ करता था, यदि आपने नेफा का नाम सुना हो, क्योंकि ये पूरा एरिया पहले नेफा कहलाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाती थी ये पूरी। फिर बाद में इनके स्टेट सेपरेट हुए, यूनियन टेरिटरीज बनी, फिर इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ये हम देखेंगे। कुछ पॉपुलेशन मणिपुर में आपको दिखेगी, अरुणाचल के कुछ हिस्से में आपको नागाज दिखेंगे, और म्यांमार के कुछ हिस्से में आपको नागाज दिखेंगे। ये नेगोलिम की बात करते हैं, नागालिम की बात करते हैं कि भाई कि हमें या तो आप अलग कर दीजिए,
कुछ जगह तो ऐसी बातें की जाती हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आप म्यांमार गवर्नमेंट से बात करिए कि भाई कि हमें कुछ अलग अस्तित्व चाहिए, हमें कुछ एरिया चाहिए, हमें सेपरेट कर दीजिए। ये बातें यहां पर उठती हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, वापस से हमारी पुरानी स्लाइड पे हम आते हैं। ठीक है, एफर्ट्स दिखे और एफर्ट्स के बाद इन्होंने क्या बनाया, नागा क्लब बनाया 1918 में। इनकी डिमांडें बढ़ती गई। ये क्लब ने एक चीज को क्रिएट किया जिसको कहा जाता है नागा नेशनल काउंसिल को क्रिएट किया 1946 में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनएनसी क्रिएट किया इस क्लब के द्वारा। और इनके मुद्दे और तेजी से बढ़ते गए। ये मुद्दा और तेजी से कब बढ़ गया ये भी देख लीजिए। ये क्रिएट किसने किया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी जापू फीजो, जो कि एनएनसी के लीडर थे। इनकी लीडरशिप में इस क्लब ने, जो कि नागा ट्राइब्स जो क्लब हैं, वो सारे क्लब ने मिलकर के एनएनसी यानी काउंसिल को स्टैब्लिश किया 1946। और ये वही एनएनसी है, काउंसिल है, जिसने अपने आप को खुद को ही इंडिपेंडेंट कर लिया। देखिए कब इंडिपेंडेंट मान लिया इन्होंने, जस्ट एक दिन पहले देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो इन्होंने एक दिन पहले अपने आप को ही रेफरेंडम के थ्रू अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया। देखिए आप, रेफरेंडम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई कि इस चीज को गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं दी, और इसको लेकर के बातें शुरू हुई। और नागालैंड को फिर आगे चल करके असम का कुछ हिली एरिया, ये सब लेकर के 1963 में एक सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा नागालैंड को दे दिया। लेकिन बातें यहां पे भी खत्म नहीं हुई। बातें थी उनके राइट्स, उनके अधिकारों को लेकर के। और यहाँ पे फिर ग्रुप्स बनना शुरू हुए 1952 में। देखिए, फीजो फॉर्म, एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट इन्होंने बनाया। ठीक है, जिसको कहा जाता है नागा फेडरल आर्मी बनाई गई, ताकि ये अपनी आवाज को उठा सकें। है ना, हथियारों के दम पे इन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए। इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिली। स्पेशल पावर एक्ट, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप सभी को पता है आफ्सा एक्ट को लगाया जाता है ना। इसको लेकर के बहुत हंगर स्ट्राइक की है नॉर्थ ईस्ट की विमेन, जिसको आयरन लेडी का भी जाना जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक इन्होंने की थी, है ना। उनका नाम आपको बताना है भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कि किसने की थी वर्ल्ड की लंबी हंगर स्ट्राइक इस एक्ट को खत्म करने के लिए। कौन से एक्ट को खत्म करने के लिए, 1958 के आफ्सा एक्ट को खत्म करने के लिए, जिसको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पे ये सारे मुद्दे देखने को मिले। इसके आगे हम बात करते हैं, ये ग्रुप दो हिस्सों में कब बटा, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं हल्का होते हुए देखने को मिला। और जो इसके लीडर फिर बाद में बने, मुइवा बने हैं। मुइवा 1980 में ये बोलते हैं कि भाई कि सरकार के इस एग्रीमेंट से हम खुश नहीं है, जिसको हम शिलोंग एग्रीमेंट बोलते हैं। शिलोंग एग्रीमेंट के तहत काफी सारे अकॉर्ड या काफी सारी चीजें इनको दी गई, है ना। 1975 के तहत, जिसको हम शिलोंग अकॉर्ड कहते हैं। ये देखिए, अंडर द विच दिस सेक्शन एनएनसी एंड एनएफजी एग्रीड टू गिव अप आर्म्स। और इन्होंने ये कह दिया कि भाई शिलोंग एग्रीमेंट 1975 के तहत हम सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, पीसफुली एग्रीमेंट साइन करते हैं, और हम हथियार डालेंगे, और जो आप कहेंगे उन बातों को माना जाएगा। लेकिन बस यहीं से सारे उल्टे काम शुरू हुए। और एक ग्रुप जो अलग हुआ, जिनको हम बोलते हैं ट्विंगा लैंग मुइवा, ये व्यक्ति ने ये कहा कि हम 1975 के इस प्रकार के एग्रीमेंट को ठुकराते हैं। और इन्होंने एक ग्रुप को क्रिएट किया 1980 में। इनकी लीडरशिप में एक ग्रुप बना जिसको कहा जाता है, इंसर्जेंट ग्रुप बना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN in 1980। क्लियर। लेकिन इसके बाद में भी ये ग्रुप
1988 में दो पार्ट में बन गया। क्यों? क्योंकि जब 1980 में इसको बनाया गया था मुइवा के द्वारा, तब इसके जो फॉलोवर थे, इसके साथ साथ में दो लोग और शामिल थे जिसने इस ग्रुप को क्रिएट किया, जिसमें से पहला नाम था इसाक टीवी शू और एस एस खापलैंग। इन दोनों ने भी मिलकर के 1980 में इस प्रकार के नागालैंड यानी NSCN को बनाया, लेकिन जब आपस में इनकी बनी नहीं तो ये टीम बिखर गई और दो दो ग्रुप अलग हो गए, जिसको हम आज की डेट में किस नाम से जानते हैं? एक ग्रुप को कहा जाता है NSCNIM यानी इसाक मूविया मुइवा, है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, और दूसरा बन गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंग ग्रुप। और यही वो आज की डेट में दो ग्रुप हैं जिनसे सरकार बातें कर रही है। क्यों? क्योंकि 1991 में लंदन में किसकी डेथ हो गई? फीजो की डेथ हो गई। ये वही फीजो हैं जिन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया था? जिन्होंने बनाया था नेशनल नागालैंड नागा नेशनल काउंसिल 1946 में, जिन्होंने क्रिएट किया था। तो ये ग्रुप तो अपने आप ही क्या हो गया? अलग हो गया, कमजोर हो गया ये ग्रुप। लेकिन उसके बाद जो इंसर्जेंट ग्रुप इसमें से निकल करके आए, बस वो अपनी डिमांडें रख रहे हैं, और ये वही ग्रुप है जो अपनी सेपरेट होने की बातें डिमांड रखते हैं सरकार के सामने। इनके बीच में काफी बार एग्रीमेंट हुए, लेकिन काफी बार वही एग्रीमेंट टूटते हुए भी दिखे। तो इसी चीज को लेकर के जो आपको ग्रुप सामने मिला ना, वो यही ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप? NSCNIM। इसी से वो ग्रुप से बात की गई है, ठीक है। और थोड़े दिन पहले किस ग्रुप से भी बात की गई थी? ये खापलैंग ग्रुप से भी बात की गई। तो यही मुद्दे को आज के पेपर में, आज की स्लाइड में कवर अप किया गया है। तो इसको आप देख लीजिए, ये कंटेंट आपके पास में है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। के कस्तूरी रंगन एक्स इसरो के चेयरपर्सन, इन्होंने कहा है, या इनकी लीडरशिप में 12 मेंबर की टीम ने मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि भाई कि उनकी आने वाली जो न्यू पॉलिसीज हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं, उसकी टेक्स्ट बुक में जो भी सिलेबस में फेरबदल होंगे उसको लेकर के यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो इसको लेकर के बात की जा रही है। क्लियर? के कस्तूरी रंगन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज कितनी बार आई है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। 1968, 1986, 2020, तीन बार पॉलिसीज आ चुकी हैं, है ना। फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी, सेकंड टाइम राजीव गांधी, एंड थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड पर ये तीन बार एजुकेशन पॉलिसीज हमें देखने को मिली है, जिसके लिए के कस्तूरी रंगन आने वाले टेक्स्ट बुक को लेकर के ड्राफ्ट बनाएंगे। 12 मेंबर्स कमिटीज की ये टीम होगी, ये बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। क्लियर? आगे की बात कर लेते हैं। वी आर चौधरी जी यानी विवेक राम चौधरी अगले क्या होंगे? एयर चीफ मार्शल होंगे भाई। लेकिन अभी अभी राइट नाउ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और ये रिटायर होंगे 30 सितंबर 2021। और विवेक राम चौधरी जो अभी हैं वो अभी एयर मार्शल हैं, है ना। सेकंड पोस्ट होती है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अब ये प्रमोट होकर के क्या बन जाएंगे? चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे, और इनकी जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी, वो भी एक दो दिन के अंदर गवर्नमेंट फुलफिल कर लेगी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? इंडियन एयरफोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश इंडियन एयरफोर्स? तो 1932 में इसे एस्टैब्लिश किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये एस्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ये होंगे कि हु वाज द फर्स्ट एयर मार्शल? तो ध्यान रखेंगे, पहले एयर चीफ मार्शल की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, ये कॉन्सेप्ट तो बाद में आया। पहले हायर पोस्ट जो होती थी उसे एयर मार्शल कहा जाता था।
सुब्रतो मुखर्जी 1954 टू 55 ये पहले एयर मार्शल बने। देन फिर 1964 में कॉन्सेप्ट आया एयर चीफ मार्शल का, और अर्जन सिंह ये भारत के पहले एयर चीफ मार्शल बने। 1964 टू 69 तक ये भारत के मार्शल रहे। क्लियर? आगे के पेज पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑकस और क्वाड में किसी भी तरीके की लिंक नहीं है भाई, इस चीज को लेकर के हम पिछले 3-4 दिन से कवर कर ही रहे हैं। ऑकस आप सभी को पता ही है ना? 2021 में बना है भाई, 3 कंट्री का ये ग्रुप है, AU के US, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और क्वाड की बात करें तो क्वाड पहले का ग्रुप है, यानी 2007 में मैंने आपको बताया था जापान ने इसका इनिशिएटिव लेकर के आया। 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है। फाइनली रेक्टिफाई कब हुआ? 2017 में। और इसमें 4 कंट्री कौन सी आती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान लेकर के आया था इनिशिएटिव, और US, ये 4 कंट्रीज मिलकर के क्वाड ग्रुप बनाती हैं। और दोनों का जो एजेंडा है कि इंडो पैसिफिक रीजन को हमें सिक्योर करना है, उस रीजन को हमें मजबूत करना है, और चाइना की एक्टिविटीज को हमें रोकना है, ये मेजर है। और इसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के भी बहुत बातें हुई ऑकस में, और ऑकस को लेकर के ही, सबमरीन को लेकर के ही फ्रांस नाराज हो गया था, और उसने ये कहा कि भाई कि ये चीजें सही नहीं है कि आप एक देश के साथ में डील को कैंसिल करके आप US के साथ और ब्रिटेन के साथ में आप न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के डील साइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको लेकर के बाइडेन ने भी ये कहा था कि भाई कि हमें एक बेंच पे मिलना चाहिए, और उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम है उनको हमें मिल बैठ करके ही खत्म करना चाहिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कट कर दिया है 1%, जो कि हमारी फोरकास्ट मई मंथ में इन्होंने बताई थी। मई 21 में ये रिपोर्ट दी थी कि 11% की GDP ग्रोथ रहेगी, फोरकास्ट की थी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन अब वही चीज को देखते हुए, यानी पैंडेमिक जैसी कंडीशन को देखते हुए, इन्होंने मार्केट की जो स्पीड है उसको देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई कि अब हमें नहीं लगता है कि 11% होगी, तो उसे 1% रिड्यूस कर दिया, और ये कहा है कि अब इंडिया की जो GDP है वो 10% के आसपास ग्रो करेगी। ये ADB ने अभी आज के दिन बताया है। सवाल क्या हो सकते हैं? सवाल ये हो सकते हैं कि वो ADB क्या है? तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 19 दिसंबर 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसमें 68 मेंबर कंट्री आती हैं, जिसमें 49 एशियन कंट्री हैं और 19 कंट्री आउटसाइडर कंट्रीज, ठीक है। टोटल मिला के 68 कंट्रीज का ये ग्रुप है। हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और एग्जाम में कई बार आया भी है, ठीक है, कि वेयर इज लोकेटेड ADB हेडक्वार्टर? तो मनीला, मनीला कैपिटल है फिलीपींस की। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो मसासुको असाकावा जापान से बिलोंग करते हैं, ये राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट। हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशन की। तो ये क्या है? इट एम्स टू द प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। क्लियर? ये 2019 का ये डेटा है कि ADB 5 जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग यदि किसी के पास की है तो जापान और यूनाइटेड स्टेट ईच ये कंट्रीब्यूट करते हैं 15.6%। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जिसका कंट्रीब्यूशन इस बैंक के अंदर है 6.4%। एंड थर्ड पोजीशन पे आता है इंडिया, 6.3% का कंट्रीब्यूशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। क्लियर? एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ में इसमें फिफ्थ पोजीशन पर आता है। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जिसको लेकर के ADB पैसा देता है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमें लोन देते हैं, उनमें से एक एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए लोन हमें प्रोवाइड करता है,
ठीक है, ये वही बात कल वाले आर्टिकल को इन्होंने कहा है, इसको भी यहाँ पे रखा गया है कि मैं कि जिस तरीके की ईरान डील को लेकर के बातें चल रही थी, है ना, बाइडन ने जिस तरीके से 2018 में विड्रॉ किया था ईरान डील को लेकर के, हम उस पर फिर चर्चाएं करेंगे। ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं उन्हें हम खत्म करेंगे। आप सभी को पता है ना FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में ईरान आता है भाई। दो तरीके की लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में दो कंट्री आती है, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो ईरान को लेकर के हमारे जितने भी सैंक्शंस उस टाइम पीरियड पे लगे हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम पीसफुली तरीके से न्यूक्लियर डील को करना चाहते हैं और मार्केट में उनकी भी ग्रो हो इस चीज को लेकर के हम इस सैंक्शंस को हटाएंगे। ईरान को लेकर के यहाँ पे बातें की हैं। और क्या मुद्दे कवर किए हैं कि नाटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के को डेवलप करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं ये जो कोल्ड वॉर है इसको हम अवॉइड कर रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरीके के हालात पिछले 3-4 साल के अंदर बने ट्रम्प सरकार के टाइम पीरियड में और चीन में, चीन को लेकर के, तो उसे हम अब धीरे धीरे लिबरल कर रहे हैं भाई। उन कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में जो बाइडन बता रहे हैं। ठीक है, काफी दिन से ये मुद्दे चल रहे हैं। हमें तो मेन मुद्दा कवर करना है जब मोदी जी का स्टेटमेंट या एजेंडा वहां पे आएगा, स्पीच देंगे UNGA के अंदर। तो ये था आज के पेपर में इंपॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम मिलेंगे कल के एनालिसिस सीरीज में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।